Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 29th of November and डे है मंडे. सो सॉरी फॉर द डिले. आज मेरी कॉलेज की सुबह सुबह क्लास थी तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया, बट मैं ट्राई करूँगा कि कल से आपकी टाइम पे वीडियो आ रही होगी. राइट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. स्टॉक बेंचमार्क्स में फॉल 5 to 10% फ्रॉम करंट लेवल्स. बहुत ही ईजी न्यूज़ है. इसके अंदर स्टॉक बेंचमार्क्स सबसे पॉपुलर इंडाइसिस हैं दोनों, निफ्टी एंड सेंसेक्स. दोनों ही लास्ट वीक 4% से ज़्यादा गिरे हैं और ये कंटिन्यू होने की बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे आज मार्केट ओपन होगा तो मार्केट ओपन से होने से पहले ये जो न्यूज़ आई है ये कल प्रिंट हुई होगी जनरली. तो कल प्रिडिक्शन ये है ये कि इस हफ्ते में 5 से 10% और गिर सकते हैं जो स्टॉक्स हैं. अब ये आई कैसे है समझना बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, बहुत ज़रूरी है. इसके अंदर क्या किया यहाँ पर जो इकोनॉमिक टाइम्स ने लगभग 20-30 के आसपास कुछ मनी मैनेजर्स इन्होंने टर्म लिखी है, बट जनरली वो लोग जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं या फिर प्राइवेट इक्विटी के अंदर है या फिर बैंक के अंदर काम करते हैं एक अच्छी पोजीशन पे, तो ऐसे 30-40 लोगों को लिया है यहाँ पर और उनसे काफ़ी सारी क्वेश्चंस पूछे और पोल लिए. तो पहले जो उन्होंने 5 to 10% का कंक्लूजन निकाला है वो इसी बेसिस पे निकाला है. ये पूरा आपको चार्ट दिख रहा है कि 3% कितने लोग बोल रहे हैं फॉल करेगा, तो वो 10 हैं, 30-40, फिर 10-40 इस तरीके से. तो यहाँ पर एक रेंज इन्होंने निकाली 5 to 10%, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग लाई करते हैं. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, इज़ द रैली इन मिड एंड स्मॉल कैप्स ओवर नाउ. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग 70% बोल रहे हैं येस. तो मतलब हो सकता है कि नेगेटिव मार्केट चले जाए अब इस वीक. टॉप कंसर्न्स कंज्यूमर डिमांड 6 आपकी लोग बोल रहे हैं कि टॉप कंसर्न ये है, मतलब सबसे ज़्यादा फॉल इसके अंदर आ सकता है इनके अकॉर्डिंगली. बाकी भी आपको दिख रहा होगा कि इन्फ्लेशन नहीं, सॉरी इसका मीनिंग ये है कि रीज़न क्या है, कि मतलब किस रीज़न की वजह से फॉल आ सकता है. जैसे आपके मोस्टली लोग इसी वजह से बोल रहे हैं कि न्यू कोविड वेरिएंट. ये हम नीचे भी देखने वाले हैं कि हमने कल देखा था, आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर एक न्यू वेरिएंट जो कोविड का है उसकी बात चल रही है और वो भी वर्ल्ड को ग्रिप कर सकता है. तो मैं तो आपको पर्सनली भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप सारे कोविड प्रोटोकॉल्स लेके चलें. मैंने एक न्यूज़ के अंदर देखा था कि आपको ये याद रखना चाहिए कि पहला जो पेशेंट था कोविड का उसे नहीं पता था कि वो पहला पेशेंट होगा. तो पहला पेशेंट कोई भी हो सकता है नए वायरस का. खैर, उसके अलावा ये जो इंडाइसिस हैं वो लास्ट वीक तो 4% गिरे ही हैं, बट अक्टूबर में जब बहुत ज़्यादा हाई चले गए थे, सबसे हाई अभी तक का अक्टूबर में दोनों इंडाइसिस का है. जब आपने देखा होगा सेंसेक्स का 60,000 जब ऊपर चला गया था 60,000 से, उसमें केक कटा था. वो जब इंस्टाग्राम पे भी कुछ इमेजेस उसके चल रहे थे. खैर, उसमें उसी पॉइंट से 8% नीचे आ चुके हैं अभी तक. और यहाँ पे कुछ मनी मैनेजर्स ने बोला था कि वहाँ से 3 to 5% का हमने फॉल एक्सपेक्ट किया था और 8% गिर ही चुके हैं ऑलरेडी. तो वो एक बड़ी बात है एक तरीके से. और बाकी इसके अलावा क्वेश्चंस दो हैं कि हाउ मच मिड एंड स्मॉल कैप्स शुड एन इन्वेस्टर होल्ड इन इस पोर्टफोलियो. तो ये तो बहुत जनरलाइज सा ओपिनियन उन्होंने दिया. निफ्टी टारगेट बाय बजट, तो यानी कि बजट तक, यानी कि फरवरी मार्च के आसपास तक कितना निफ्टी का टारगेट रह सकता है, तो वो इन्होंने रिस्पेक्टिवली टारगेट्स दिए. तो ये हमने यहाँ पे पूरा देख लिया. इसके अंदर हुआ क्या है मैंने आपको सारा बता दिया. और मेन न्यूज़ ऐसा जिसके अंदर नहीं थी, बट इसके अंदर ओपिनियन था निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, या आप कह सकते हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ऊपर. ना सेकेंड न्यूज़ के ऊपर चलेंगे. आरबीआई डिजिटल करेंसी लाइकली इन क्रिप्टो बिल. तो मैंने आपको बताया क्रिप्टो बिल आरबीआई प्रेजेंट करने वाला है इस विंटर सेशन के अंदर, जो कि आज से ही शुरू हो रहा है. यहाँ पे बताया हुआ है स्टार्टिंग दिस मंडे. तो इसके अंदर क्या है कि क्रिप्टो बिल के अंदर पहली बात तो ये लिखी है कि क्रिप्टो बैन कर देंगे. मोस्ट प्रोबेबली सारे बैन नहीं करेंगे. कुछ जो प्राइवेट कॉइन्स नहीं हैं, जैसे बिटकॉइन है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है. इथेरियम है, ईथर, मतलब ईथर कॉइन का नाम है, वो इथेरियम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. तो इस तरीके से, या सोलाना वगैरह है, कुछ कॉइन्स हैं, वो हमें तभी पता चलेगा जब ये बिल आ जाएगा. तो इनके अलावा सारे कॉइन्स को बैन कर दिया जाएगा. और इसके अलावा आरबीआई अपना खुद का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है शायद, प्रोबेबली, लाइकली लिखा है यहाँ पर भी. तो उसका नाम बेसिकली सीबीडीसी यहाँ पे अभी के लिए बोल रहे हैं. मतलब ये नाम नहीं है, ये एक टर्म है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ये आपको समझ में आएगा होगा, सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू करी हुई डिजिटल करेंसी है द प्रपोजल फॉर. ये इसका प्रपोजल है. एंड द विंटर सेशन, द बिल स्टेटेड टू कम अप इन द विंटर सेशन इन द पार्लियामेंट बिगिनिंग मंडे, यानी कि आज. एम्स टू ऑल्सो इंश्योर दैट द आरबीआई डज नॉट लूज कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज. हाँ, मतलब वो ये कि आरबीआई अपनी इस करेंसी का मोटिव क्या है, इस करेंसी का. तो पहला तो मोटिव ये है, मतलब मोटिव टू फोल्ड है. पहला मोटिव ये है कि हम
जो क्रिप्टो करेंसी से गेन्स हो सकते हैं, जो फ़ायदा हो रहा है इन्वेस्टर्स को या फिर ओवरऑल इकोनॉमी को, हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कम लग रहा है, जो ट्रांजैक्शन के बीच में चार्जेस लगते हैं वो कम लग रहे हैं, और हम टेक्नोलॉजी में भी एडवांस कर पाएंगे, ये सब बेनिफिट्स तो हैं। और उसके साथ ही साथ जो अनरेगुलेटेड होने की वजह से डिसबेनिफिट्स मिल रहे थे वो भी हम कूप अप कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई रेगुलेट करेगा एक तरीके से। तो अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज कैन डिस्टेबलाइज द मैक्रो इकोनॉमी। ये वही है, आरबीआई अगेन अगेन कह रहा है कि मतलब अगर अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज जैसे हैं तो उसमें होगा क्या कि हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ढंग से, तो उसके अंदर स्पेकुलेटिव बबल बन जाएंगे। जैसे मैं आपको स्पेकुलेटिव बबल का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ का बिक रहा है 10 साल से, 100 रुपीज़ का 10 साल से बिक रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपये के आसपास ही चल रही है, जितनी उसकी वैल्यू है, क्योंकि इतने टाइम तक कोई प्रोडक्ट नहीं चल पाता है। अगर कोई ज़्यादा वैल्यूड होता है तो थोड़े दिनों में गिर जाती है। अब हुआ क्या कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, डिमांड डिमांड करे जा रहे हैं लोग, तो इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ते बढ़ते 120 हुई, 130 हुई, बढ़ते बढ़ते 200 पर चली गई फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम 200 को ही स्टेबल प्राइस मानने लग जाएं और मान लेते हैं डिमांड ठीक हो गई, वापस से उतनी स्टेबल लेवल्स पर आ गई, बट फिर भी 200 का ही प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इसे हम ओवर वैल्यूड बोलेंगे और यहाँ पे बीच में 100 रुपये का बबल क्रिएट होना बोलेंगे। ये मैंने कोई शेयर का एग्जांपल नहीं लिया, तो आपको हो सकता है थोड़ा ब्लैंड एग्जांपल लग रहा हो, बट होता बबल का मीनिंग यही है कि आप जो प्राइस और वैल्यू है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं किसी चीज़ का वो ज़्यादा होता है और वैल्यू कम आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, तो ये जो बीच में जो गैप है ये इसको बबल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर बबल जो हो सकता है आपने सुना हो कि फॉर्म हो रहा है, तो वो भी इसी उसका है। अब क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कोई असेट नहीं बैक करता है इस चीज़ को। जैसे आपका घर है उसकी वैल्यू निकालना ईजी है, क्योंकि आपके बगल में जो घर हैं उनकी क्या वैल्यू चल रही है उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि कोई करेंसी किसी के कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, ईथर इथीरियम पर बेस्ड है, सोलाना और किसी टेक्नोलॉजी पर एट्सेट्रा। तो उस वजह से यहाँ पर स्पेकुलेटिव बबल्स बन सकते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे अगर आरबीआई इसको बैक करेगा। आरबीआई बैक कैसे करेगा? आरबीआई जितनी डिजिटल करेंसी इशू करेगा उतना ही असेट अपने पास होल्ड करके रखेगा, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ लोन्स हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, उस तरीके से। तो अभी के लिए जो करेंसी रुपीज़ में आती है उसके साथ भी यही होता है। खैर, रिलायंस मलिंग बिड फॉर यूकेज टेलको बीटी ग्रुप। तो बीटी का बेसिकली मीनिंग है कि यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर जो टेलीकॉम है, तो ब्रिटेन टेलीकॉम तो है क्या इसके अंदर। देखो, रिलायंस अपना जो टेलीकॉम का जियो का पूरा बिजनेस है इसको ग्लोबली एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर इन्होंने 2 अटैम्प्ट्स अभी तक ले लिए। पहला अगर मैं अटैम्प्ट करूँ तो वो भी इन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है, टी मोबाइल्स डच यूनिट। बेसिकली डच जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपैंड करने की कोशिश करी, और वहाँ पे इन्होंने टी मोबाइल जो कंपनी है वो ग्लोबल कंपनी है, उसकी जो डच यूनिट है उसके लिए बिड लगाई उसको परचेज़ करने के लिए। पर वहाँ पे उनको आउट बिड कर दिया गया, उससे ज़्यादा एक बिड लगा दी एक पर्सन ने, मतलब एक्चुअली पर्सन नहीं बोलना चाहिए, कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी ने, पीई कंसोर्टियम ऑफ एपेक्स पार्टनर्स। तो कंसोर्टियम का मीनिंग होता है कि एक जर्नली ग्रुप ऑफ कंपनीज एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए साथ में आती हैं, काम करती हैं। तो पीई कंसोर्टियम मतलब आप समझ ही होंगे कि पीई का ग्रुप एक पूरा ऑफ एपेक्स पार्टनर्स, तो ये पार्टनर्स थे, इन्होंने एंड वॉरबर्ग पिंकस, ये दोनों ने कंसोर्टियम अपना बना के टी मोबाइल डच यूनिट को ख़रीद लिया, और ये जस्ट 2 महीने पहले की ही बात है। तो उस टाइम पे अगर ये डील रिलायंस को मिल जाती तो डच कंट्रीज़ के अंदर भी अपना वो जियो का बिज़नेस एक्सपैंड कर सकते थे। पर यहाँ पर ये हुआ कि डच कंट्रीज़ छोड़ो, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे चले गए यूके में। यूके में एक टेलीकॉम की कंपनी, सबसे बड़ी टेलीकॉम की कंपनी है ब्रिटिश टेलीकॉम। इनका मतलब पहले नाम ब्रिटिश टेलीकॉम था, अब बीटी रख दिया, बट सबको पता है कि मीनिंग उसका वही है। तो बीटी जो ग्रुप है इसका टेलीकॉम का जो पूरा वो है, जो कंज्यूमर टेलीकॉम है, जैसे फ़ोन में नेट आता है या जो बैलेंस होता है वो सब है, उसको उसके लिए बिड लगाई है रिलायंस ने, ताकि वो अपना जियो का जो टेलीकॉम का पूरा मतलब बिजनेस है उसको बढ़ा सके बेसिकली। और इसके अलावा बीटी के क्या क्या वो हैं ब्रांड्स हैं, वो ये हैं आपके बीटी, एक तो ब्रांड टेलीकॉम हो गया मेन, एक हो गया बीटी स्पोर्ट्स। बीटी स्पोर्ट्स आप समझिए कि जैसे आपने स्टार स्पोर्ट्स सुना होगा, तो स्टार प्लस होता है एक, तो एक स्टार स्पोर्ट्स होता है,
तो वो उस तरीके से। प्लस नेट मतलब इनकी जो पेड सर्विस है वो ओपन रीच, जनरली टेलीकॉम को ही कह देते हैं ओपन रीच। तो ओपन रीच की बेसिकली बिडिंग लगाई है यहाँ पर। और इसके अलावा यूज़र बेस इनका बहुत ही अच्छा है। कोर फुटप्रिंट 40% ऑफ यूके पॉपुलेशन कवर करते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। और इसके अंदर B2C और B2C दोनों ही बिजनेस के अंदर है। अगर आपको B2C B2B नहीं पता तो B2C का मीनिंग होता है कि जनरली आप जैसे आप एक बिज़नेस है, क्योंकि आप मतलब एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस अगर सीधा सीधा कंज्यूमर को सेल करे कोई प्रोडक्ट तो वो होता है B2C। और अगर जैसे कोई बिज़नेस है वो बिज़नेस को सेल करे प्रोडक्ट और मान लेते हैं बिज़नेस उसको यूज़ कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल या फिर बिज़नेस उसे सीधा पास ऑन कर देता है, तो वो B2B बिज़नेस होता है। तो यहाँ पे B2B हो गया और ये B2C हो गया। हिंदुजाज रेडी $1.1 बिलियन टू अप स्टेक इन इंडसइंड बैंक। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है इसके अंदर। हिंदुजाज जो पहले ही इंडसइंड बैंक का मतलब मेन शेयर होल्डर है, प्रमोटर कंपनी है, तो वो $1.1 बिलियन की अपनी ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हैं और ज़्यादा। और उसके लिए मतलब कि कैसे कैसे वो उसको अरेंज कर रहे हैं इस न्यूज़ के अंदर दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द हिंदुजा लेड प्रमोटर एंटिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडसइंड बैंक, हमने देखा था। अच्छा, इंडसइंड बैंक से रिलेटेड थोड़े दिनों पहले भी आपको न्यूज़ याद होगी कि इन्होंने 2000 करोड़ के आसपास इंफ्रा बॉन्ड्स के थ्रू इशू किया है, मतलब रेज किया है। तो वो भी इसके कॉन्टेनम में आप देख सकते हैं। इज़ रेडिंग अ वॉर चेस्ट ऑफ मोर देन $1 बिलियन कि वो अरेंज कर रहे थे पैसे। आफ्टर द रेगुलेटर लास्ट वीक अलाउड बैंक प्रमोटर्स टू रेज ओनरशिप टू 26% ऑफ टोटल इक्विटी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रेगुलेटर लास्ट वीक मतलब जो RBI है और सेबी है, इनमें से मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ढंग से कि बैंकिंग रेगुलेटर है या फिर जो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है वो है। तो हो सकता है RBI हो या सेबी हो, तो दोनों में से किसी ने 26% ऑफ टोटल इक्विटी तक की अलाउंस दे दिया कि यहाँ तक आप ओनरशिप होल्ड कर सकते हैं बैंक के अंदर। तो अब वो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कर रहे हैं। एज अशोक हिंदुजा चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनी स्टोर लेडी, हाँ मतलब जो अशोक हिंदुजा है यहाँ पे दिख रही है फोटो, तो ये इन्होंने बोला एट एन अप्रोप्रिएट टाइम द रेगुलेटर शुड रिलैक्स रूल्स एंड अलाउ द प्रमोटर टू हाइक स्टेक्स अप टू द लेवल सेट इन द इनिशियल लाइसेंसिंग कंडीशन। मतलब कि जैसे बैंक को आपको मतलब बैंक को रन करने के लिए बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए होता है, तो ये जो रिलैक्सेशन इन द ओनरशिप है तो ये हमें लाइसेंसिंग के टाइम पर ही मिल जानी चाहिए, तो इस वजह से हो गया। तो हम देखते हैं सेकंड न्यूज़ को। न्यू गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ऑन December 1। तो बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, इसके अंदर कोई खास नहीं है। इसके अंदर अगर आपको बाहर कहीं ट्रैवल करना है तो आपको 14 डे ट्रैवल हिस्ट्री अपनी देनी पड़ेगी कि आप पहले कहाँ कहाँ रहे हैं या कहीं गए थे, तो वो एंड अ नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट ऑन एयर सुविधा पोर्टल बिफोर द शेड्यूल्ड ट्रैवल। तो एयर सुविधा पोर्टल एक जो गवर्नमेंट का है उसके अंदर आपको RT-PCR की अपनी रिपोर्ट और 14 डे ट्रैवल हिस्ट्री सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा और आप कर सकते हैं। कोई इसके अंदर मैंने आपको बताया था न्यूज़ नहीं है, बट ये जस्ट वो है कि December 1 से स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमने देख लिया। आपको बताना है कि LIC का इस टर्म का प्रॉफिट कितना रहा, जो आपका क्वार्टर था, ये वाला Q3 था या Q2 कह सकते हैं, Q2 था। तो Q2 का आपको प्रॉफिट नीचे कमेंट करना है, आपको गूगल करके ये बताना है। अब देखते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पर ET मार्केट सेशन हम कवर करेंगे। की इंडिकेटर्स हिंट एट मोर वीकनेसेस फॉर निफ्टी। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। हमने फर्स्ट न्यूज़ के अंदर देखा है निफ्टी आपका जो 5% के आसपास फॉल कर गया है और 5 to 10% और फॉल करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, ऊपर तो क्या था कि जो मेन रीज़न थे, जो जियोपॉलिटिकल रीज़न थे, उनकी वजह से फॉल कर सकता है। यहाँ पर टेक्निकल रीज़न की वजह से बताया है, जो चार्ट्स बताते हैं, जो पैटर्न्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हिंट कर रहे हैं कि और ज़्यादा वीकेंड हो सकता है निफ्टी। तो निफ्टी एंडेड 509 पॉइंट्स डाउन, जो हमने देखा था ऊपर 4% ये गिर गया था। तो ऑन और 2.91% at 17,026 on Friday. Analysts said the index slipped below the crucial 17,100 level on Friday. तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स का नाम दिया हुआ है। इसके बाद आपको जैसे दिख रहा होगा कि SMA बोला है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम हो सके तो इसको कभी बाद में कवर करेंगे। पर जैसे मूविंग एवरेज का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लेते हैं 50 डे मूविंग एवरेज है। 50 डे मूविंग एवरेज का मीनिंग ये होता है कि एक तरीके से 50 डे में कितना कितना मूव कर रहा है उसका एवरेज। बट आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैं आपको चार्ट्स अगर कभी समझाऊंगा किसी सेपरेट वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैं आपको SMA बताऊंगा। SMA भी होता है एक, EMA भी होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है, मतलब दोनों ही अपने अपने पर्पज़ के लिए सर्व करते हैं। तो ये हमने बेसिकली न्यूज़ के अंदर यही है कि बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं अपने अपने ओपिनियन में
कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि निफ्टी नीचे जा सकते हैं, या आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट कह सकते हैं वो नीचे जा सकते हैं। नाउ इन्वेस्टर्स नीड टू टेक नोट ऑफ द स्टार हेल्थ वैल्यूएशन कोविड इम्पैक्ट। तो स्टार हेल्थ एंड इंश्योरेंस अलाइड इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ये इनका आईपीओ आ रहा है और इनका आईपीओ आपका 30 नवंबर कल से ही ओपन होने वाला है 2 दिसंबर तक। इशू साइज रहने वाला है 7200 करोड़ के आसपास। इम्प्लाइड मार्केट का आप देख सकते हैं, इशू प्राइस 870 to 900 रुपीज़ तक रहने वाला है। फेस वैल्यू होगी 10 रुपीज़ पर शेयर, लॉट साइज 16 शेयर्स का होगा। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो 16 इंटू 900 करके निकल जाएगी, 16,000 माइनस 1600 होगी वो जनरली, तो उसी हिसाब से होगी। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसके अलावा अब इसके अंदर न्यूज़ के अंदर ये है कि वैल्यूएशन जो है स्टार हेल्थ की वो बहुत ही बढ़ी हुई है, ओवर वैल्यूड करके आईपीओ निकल रहा है। और कोविड इम्पैक्ट जो इसके ऊपर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग रहा है, क्योंकि मतलब ये ठीक बात है कि एक नया वेरिएंट भी आ रहा है, बट जब जनरली उसके इंडिया में केसेस नहीं दिख रहे हैं तो हम उसको किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को अफेक्ट करता हुआ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर स्टार हेल्थ की वैल्यूएशन इस वजह से ओवर वैल्यूड दिख रही है। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं। पहला जैसे हम वैल्यूएशन का ही पॉइंट देखते हैं, तो द एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर इक्विटी शेयर for promoters and selling shareholders of Star Health is between 47 and 176। तो मतलब कि ये इसका मीनिंग ये है कि जैसे जो पर्सन है जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रखा है। तो जब उन्होंने शेयर्स को ख़रीदा था डायरेक्ट कंपनी से बात करके, तो उनका जो एवरेज प्राइस था एक शेयर का वो 47 से 176 के रुपीज़ के बीच में था। और अभी आप एक शेयर का एवरेज प्राइस देखेंगे तो वो मैंने आपको बताया ही है कि 870 से लेकर 900 रुपीज़ तक चल रहा है। तो वो ये कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करके वैल्यू निकाली जा रही है। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे रीजंस देखने पड़ेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू कितना बड़ा है, प्रॉफिट कितना बड़ा है, वो सब। तो उसके अलावा ये हो गया। बाकी आपको पीबी रेशो वगैरह निकालने की इसमें वो नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनी अभी लॉस के अंदर ही चल रही है और इस फाइनेंशियल 21 के अंदर भी इनको वापस से लॉस हो गया है, काफ़ी बड़ा लॉस हो गया है 8 to 5 करोड़ का। तो मतलब आप ये नहीं है कि आप बहुत सारी रेशोज़ को भी निकाल सकते हैं, उनका भी कोई पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे कि पी रेशो होती है, पीबी रेशो होती है, वो सब होता है। तो ये हो गया यहाँ पर। प्लान्स टू रेज 2000 करोड़ थ्रू फ्रेश इक्विटी टू augment the capital base and up to 5 to 49.2 crore through an offer for sale by some of the promoters and investors। तो ऑफ़र फॉर सेल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपकी कंपनी है, पहले आपने आईपीओ तो नहीं निकाला, बट आपने वैसे किसी से जनरली फंडिंग ली थी, उसको आपने शेयर दिए थे, तो वो भी चाह रहा है कि मैं अपने शेयर्स को सेल कर दूं, तो वो होता है ऑफ़र फॉर सेल। तो यहाँ पर ऑफ़र फॉर सेल चलने लग रहा है 50 to 100 करोड़ का, और 2000 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू, यानी कि नए शेयर्स इशू होने वाले हैं। तो इसकी भी अब यहाँ पर अगर आप आईपीओ को एनालाइज करते हैं तो एक और रेशो निकाली जाती है, फ्रेश इशू टू प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके अगेंस्ट कितना फ्रेश इशू है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर वो भी नहीं कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि कंपनी अभी लॉस के अंदर ही चल रही है। तो ये हमने जो बाकी पूरा देख लिया। इसके अलावा बिजनेस और फाइनेंशियल वर्टिकल्स के अंदर भी 2-3 इसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए। बिजनेसेस के अंदर 2006 में एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी। द कंपनी कमांडेड 15.8% इक्विटी शेयर ऑफ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। अभी ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम का मीनिंग ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ ने टोटल मिला करके कितना प्रीमियम लिया है पूरे साल के अंदर। तो यहाँ पर 15.8% शेयर उनका इस रिटर्न प्रीमियम के अंदर है। तो यहाँ पर ये हो गया। द टोटल GWP इंक्रीज बाय 31.4% एनुअली बिटवीन दिस एंड दिस ईयर, मतलब पिछले 3 साल के अंदर अंदर 30% से बढ़ा है। ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो पूरा बिजनेस के अच्छी बातें ही लिखते हैं इसके अंदर ये लोग। तो आपको अगर कुछ भी नेगेटिव बात अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो किसी भी पॉइंट के अंदर नहीं मिलेगी। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का आपको DRHP डाउनलोड करना पड़ेगा। DRHP होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर एक पॉइंट या एक सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स होती है रिस्क फैक्टर नाम से। तो उसके अंदर इनको कंपनी को खुद से डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि क्या क्या रिस्क हैं कंपनी के अंदर। तो उसको आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट होगा। बाकी फाइनेंशियल्स के अंदर भी यही बताया है कि आफ्टर रिपोर्टिंग अ 2-fold जंप इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम EBITDA भी बोलते हैं, EBITDA जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, EBITDA को भी इनको मतलब 2-fold जंप उसके अंदर आया है। द स्लम्प कंटिन्यूड इन द करंट फिस्कल ईयर विद
with operating loss of 661 crore for the insurance segment in the 6 months to September 2021. The net loss was 825 crore in financial year 21 and 127.9 crore in the first half of 2022. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लॉस ही चल रहा है पिछले 1.5 साल से लगभग. तो ये हमने पूरा देख लिया. अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. ओपेक प्लस कोड डिच आउटपुट हाई. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि जैसे यूएस ने कितने जो ऑयल रिजर्व्स थे उनके जो अनटैप्ड थे उनको टैप किया है ताकि उनको ओपेक प्लस कंट्रीज से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को जैसा था तो उनसे इंपोर्ट ना करना पड़े और वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करके बता रहे थे उनको स्टेबलाइज कर लें. तो वहाँ पर ये चीज़ अब कन्वर्ट हो गई है रियलिटी के अंदर. ओपेक प्लस वाली कंट्रीज़ ने अपने ऑयल के प्राइसेस को सिंक कर लिया है. पर इसके 2 रीज़न है. पहला रीज़न तो यही है कि इंडिया ने भी यूएस ने भी जो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स हैं ऑयल के, तो उन्होंने क्या किया अपने जो अनटैप रिसोर्सेज थे, अनटैप जो आपकी ऑयल की आप कह सकते हैं कि जो ऑयल रिजर्व्स थे उनको टैप कर दिया. तो ये हो गया पहला रीज़न. दूसरा रीज़न ये है कि ओपेक प्लस कंट्रीज साउथ अफ्रीका के आसपास हैं और साउथ अफ्रीका के अंदर नया एक वायरस का जो वेरिएंट आ रहा है वहाँ पे स्प्रेड जल्दी हो सकता है. तो वो 2 रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल प्राइस को जो है इन्होंने कम कर लिया. ना इधर चलते हैं. एफपीआई रेज बेट्स ऑन कंज्यूमर फोकस्ड अनलॉक स्टॉक्स. अनलॉक ट्रेडिंग या अनलॉक स्टॉक्स का मीनिंग होता है कि आप जब ये आपका लॉकडाउन ओपन हो रहा है तब आप किन शेयर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपका क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो अनलॉक ट्रेड कहलाता है. और इकोनॉमिक टाइम्स का एक उनकी वेबसाइट के ऊपर पूरा आर्टिकल है कि अनलॉक ट्रेड में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो ये हमने देख लिया थोड़ा. अब इसके अंदर न्यूज़ के अंदर ये है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पिछले 3 फोर्टनाइट्स के अंदर, 3 फोर्टनाइट का मीनिंग होता है मतलब एक फोर्टनाइट का मीनिंग होता है 15 डेज़. तो जनरली एक मंथ का मतलब 2 फोर्टनाइट और 3 फोर्टनाइट का मीनिंग हो गया 45 डेज़. तो पिछले 45 डेज़ के अंदर जो भी इन्फ्लोज टैप हुए हैं इंडिया के अंदर उसके अंदर $657 मिलियन रिटेल सेक्टर के अंदर हुए हैं. और रिटेल सेक्टर के अंदर सीधा सा मीनिंग है कि जो सुपर स्टोर्स हैं जैसे आपका बिग बाज़ार है या आपके रिलायंस के कुछ सुपर स्टोर्स हैं उन कंपनीज़ को इतना फंड मिला है, उन कंपनी के शेयर इतने बिके हैं. और बाकी इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं और टेक्सटाइल के हैं, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. बट यहाँ पर जो न्यूज़ के अंदर है वो डिटेल को ही इंपॉर्टेंस दी गई है. यहाँ पे दिखा है एफपीआई रेज बेट्स ऑन कंज्यूमर फोकस. कंज्यूमर फोकस का मीनिंग यही हुआ कि रिटेल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है. तो ये हो गया यहाँ पर. बाकी रिटेल सेक्टर और एविएशन सेक्टर के अंदर परसेंटेज वाइज वेटेज बताई गई है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है. और यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है एयूएम. एयूएम का मीनिंग होता है असेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि मतलब दोनों ही सेक्टर्स के अंदर रिटेल और एविएशन सेक्टर के अंदर कितना टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट चल रहा है, कितनी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है. तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया है. अब इसके बाद इसके अंदर कोई वो ऐसा न्यूज़ नहीं है बट वापस से ये बोला हुआ है कि अफ्रीकन वायरल स्ट्रेन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीकन वायरल स्ट्रेन दैट अपीयर्स टू बी ब्रीचिंग द इम्यूनिटी शील्ड प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन. तो जो अभी तक जिन भी कोविड के प्रोटोकॉल्स ने जो हमें इम्यूनिटी शील्ड प्रोवाइड की है उसको वो लांघता हुआ एक तरीके से चल रहा है. तो उसकी वजह से ओवरसीज़ फंड्स हैं आर रादर अ वरीड लॉट, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरे हैं. ओवरसीज़ फंड्स का बेसिकली मीनिंग ये है कि जैसे मान लेते हैं अफ्रीका में कोई पर्सन है, उसने यहाँ पे इंडिया के अंदर इंडियन मार्केट का एक्सपोजर लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट इंडिया का मार्केट नीचे चले जाता है और उसको एक इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है. तो वो पहले क्या कोशिश करेगा कि वो अपनी अफ्रीकन सिक्योरिटीज़ को बेचे या फिर इंडियन सिक्योरिटीज़ को बेचे. वो इंडियन सिक्योरिटीज़ को बेचना प्रेफर करेगा बट वहाँ पे उसको लॉसेस हो जाएंगे. तो उस वजह से ओवरसीज़ फंड्स रादर वरीड अलॉट यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ. तो ये हो गया यहाँ पर हमने पूरा देख लिया. अगर आपको ये आईपीओ की न्यूज़ थी या फिर ये न्यूज़ से किसी में भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. बाकी इसके अलावा एक मैगजीन आती है इकोनॉमिक टाइम्स की ईटी वेल्थ करके, तो मैं उसका लिंक मतलब वो पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ आपके जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर. तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ पेटीएम कोर पैरामीटर्स इंप्रूविंग वाइडनिंग लॉस रिमेन्स अ कंसर्न. तो यहाँ पर पेटीएम के जो कोर पैरामीटर्स हैं, जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है बट इनका जो लॉस है वो भी साथ साथ उतना ही बढ़ रहा है, यानी कि जो इनकी एक्सपेंसेस हैं वो भी उतने से ही बढ़ रहे हैं या उससे ज़्यादा से बढ़ रहे हैं कह सकते हैं. परसेंटेज में आप देखेंगे वाइल रेवेन्यू पैरामीटर्स टेंड टू इम्प्रूव, रेवेन्यू पैरामीटर्स वगैरह बढ़ रहे हैं. इन्वेस्टर्स वेटिंग टू सी द कंपनी टर्न प्रॉफिटेबल. अभी तक एक भी बार प्रॉफिट नहीं हुआ है पेटीएम को. विल हैव टू हैव अ वेट ऑन अ लिटिल लॉन्गर एज द नेट लॉस हैज वाइडन इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स
ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। तो अभी के जो फिस्कल ईयर चल रहा है इसके अंदर जो आपका पहला अप्रैल मई जून क्वार्टर था और जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर था, दोनों ही क्वार्टर्स के अंदर लॉस बढ़ा है। तो मतलब एक्सपेक्टेशन यही है कि कब जल्दी से प्रॉफिटेबल हो कंपनी, क्योंकि कंपनी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, बट लॉस सुनते ही एक रेड सिग्नल माइंड के अंदर आता है। बट मैं आपको बताऊं कि जो भी स्टार्टअप्स के अंदर लॉस होता है तो प्रमोटर्स को घर से नहीं देना पड़ता, इन मतलब प्रमोटर्स को अपने असेट्स को सेल करके नहीं पे करना पड़ता। जनरली क्या होता है, जो लॉस हो रहे होते हैं वो उसके बावजूद भी प्रमोटर बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो जो पीई इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनीज़ के अंदर उनको ही ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर ना। इसके अलावा स्मार्ट इन्वेस्टिंग पेज को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं अभी के लिए, और एक बार हम इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो वाले सेक्शन के ऊपर चलते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में बी आउट ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क या CBIF बोलते हैं इसको। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है तो उसके जनरली जो बड़ी कंपनी है तो उनके बाहर सेक्टर्स के अंदर मतलब कंट्रीज़ के अंदर बिजनेसेस होंगे। तो अगर वो कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर जा रही है तो वो बाहर के एसेट्स को कहीं पर भी बेच सकती है, और जैसे यहाँ के एसेट्स को बाहर बेच सकती है। तो ये एक प्रोविज़न होता है। बट क्या होता है कि कुछ जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फ़नी सा एग्जांपल लेते हैं, मान लें मैकडोनल्ड्स का कोई स्टोर है। मैकडोनल्ड्स आपको पता है एक बड़ी कंपनी, तो उनका एक स्टोर है मान लेते हैं पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, बट उनकी मान लेते हैं इंसॉल्वेंसी हो गई, तो उन्होंने सेल किया किसी ऐसी कंपनी को जो कि ठीक नहीं थी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की किसी कंपनी को सेल किया, तो वो सिक्योरिटी के लिए ब्रीच हो जाएगा। तो वहाँ पर ऐसे कुछ प्रोविजंस को हटाने के लिए एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बनाया गया। इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ सिलेक्ट कंपनीज़ के अंदर, सिलेक्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप फ्रीली बाहर से नहीं बेच सकते, आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लाना पड़ेगा। इसके अंदर प्रैक्टिकली ये होता है कि एक नोटरी पब्लिक नाम से एक पर्सन होता है जो गवर्नमेंट असाइन करती है, वो वैसे भी असाइन करती है, उसका मेन काम ये नहीं होता है। उसका मेन काम साइन वगैरह से रिलेटेड और केसेस चेक बाउंस होना, ये सब मेन काम होते हैं उसके। बट नोटरी पब्लिक को यहाँ पर भी एक काम मिलता है कि वो एज अ कमेटी के अंदर शामिल होता है, IB कमेटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कमेटी के अंदर जो कंपनी के अंदर बनती है उसके अंदर वो शामिल हो जाता है। तो वहाँ पर वो इतना फ्रीली सेल नहीं कर सकते। बस ये था पूरी न्यूज़ के अंदर। अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, पहले क्या हुआ इस लिस्ट के अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है उनको रखा ही नहीं गया, उनको हटा दिया गया। आप देख सकते हैं इसका जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट के अंदर ही फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को हटा दिया गया था। अब जो है अमेंडमेंट के थ्रू इसके अंदर 2-3 सेक्टर्स को हटा दिया गया है। एविएशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंफ्रा सर्विसेज सेक्टर, इन तीनों को हटा दिया गया है और इन्हीं के लिए एक टर्म यूज़ की गई है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का मीनिंग ये है कि ये किसी पर्सन के कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बट जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इनसे अफेक्ट होते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के बिना मतलब कोई रह नहीं सकता, आप वीडियो में देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर के बिना। इंफ्रा सर्विसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एविएशन सेक्टर में कोई किसी पर्सन का इतना हाथ नहीं रह सकता, तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा देख लिया। अब इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो CBIF वगैरह के अंदर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ रफ डायमंड प्राइसेस अप 10% ऑन सप्लाई कंसर्न्स, ये भी बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर डायमंड प्राइसेस 10% से इंक्रीज़ कर गए। बाकी इस पूरे के अंदर रीजंस दिए हुए कि ऐसा क्यों हुआ है। बट मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, आपने डायमंड प्राइसेस की न्यूज़ नहीं देखी होगी मेरे हिसाब से पहले। डायमंड प्राइसेस की बहुत ही कम न्यूज़ आती है, तो यहाँ पर एक रेयर सी न्यूज़ आपके इसको कह सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको रिपीटेडली 2 बार शायद बताया है 2 अलग अलग न्यूज़ के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है उसको यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है ओमिक्रॉन। तो जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका के अंदर स्प्रेड हो रहा है। अच्छा क्या है कि साउथ अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है और जो उसकी साउथ मोस्ट कंट्री है उसका नाम भी साउथ अफ्रीका ही है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को एज अ नेशन बोला गया है। और इसके अलावा बोट्सवाना काफ़ी पॉपुलर कंट्री है। इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा माइनर है, डायमंड का माइनर है डी बियर्स। तो ये डी बियर्स का ही दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड माइनर है। अब यहाँ ये लोग जो सबसे बड़ी माइनिंग करते हैं वो साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना के अंदर करते हैं। तो अब आपका पॉइंट कनेक्ट हो रहे होंगे, डॉट्स कनेक्ट हो रहे होंगे कि सिंस यहाँ पर वो वेरिएंट स्प्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो ये कि वर्कर्स के अंदर कंसर्न आता है जो ड्रिलिंग माइनिंग के अंदर काम करते हैं, तो उसकी वजह से डायमंड प्राइसेस 10% से बढ़ गए हैं। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पर। तो हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको किसी भी न्यूज़ के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे ताकि, क्योंकि काफ़ी सारे कंसर्न आ रहे थे कमेंट्स के अंदर भी,
तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।